हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी से साइंस को पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 की बुक का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद 7th की बुक को शुरू करेंगे। ये लास्ट चैप्टर है हमारे चारों ओर वायु। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी मैं करा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देखिए। शाम को 7 बजे वो वीडियो आती है, जिसमें 2012 से 24 तक जो भी पेपर हुए हैं उनमें साइंस के जो भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करवा रही हूँ मैं। तो आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है अध्याय 6 में हमने यह सीखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव है। क्या आपको अध्याय 3 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ाकर ले जाती है। तो वायु को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और कई रूपों में इसे महसूस करते हैं। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं, पत्तियां खड़खड़ाने लगती हैं, कपड़े हिलने लगते हैं। तो इस प्रकार से वायु को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इस तरीके की फिरकी आप लोगों ने बनाई होगी बचपन में, और मिलती भी है बच्चों के खेलने की ये चीज़ है। तो इसमें जिस तरफ वायु होती है, यानी हवा से ये चलती है, यहाँ लिखा भी है। तो इसे हाथ में पकड़कर जब आगे पीछे करते हैं तो ये घूमने लगती है। तो ये इसे कौन घुमाता है? वायु ही इसे घुमाती है। ऐसे ही आपने वात सूचक भी देखा होगा। यहाँ लिखा है वात सूचक को घूमते हुए आपने देखा होगा। यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। अब लिखा है क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है, यानी हमारे चारों ओर क्या वायु है? इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है, उसे पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए समझने के लिए पढ़ लेते हैं। लिखा है कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी बाल्टी में चित्र के अनुसार डुबोएं, इस तरीके से। और आप लोगों ने किया भी होगा बचपन में। ये इस तरीके से प्रयोग करना है। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? यानी कि बोतल के अंदर वायु थी जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है निकलते हुए बाहर, और आवाज़ भी बुदबुदाहट की सुनाई देती है। तो यहाँ लिखा है हाँ, आप सही हैं, यह वायु है जो बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बोतल जो है वह खाली नहीं थी, उसमें वायु थी, और वायु निकलती है तो उस जगह क्या होता है? पानी भर जाता है। आगे लिखा है यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भरी जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, इसके आर पार देख सकते हैं, यह पारदर्शी होती है।
हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे वायुमंडल कहते हैं। आगे लिखा है, जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाना पड़ता है पर्वतारोहियों को। आगे लिखा है, वायु किससे बनी है? तो वायु जो है वह किससे मिलकर बनी है, इसके बारे में जानेंगे। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। तो मिश्रण होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का, जिसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और जिसका प्रतिशत कितना है नाइट्रोजन का 78 यानी 78% और ऑक्सीजन का 21% है। तो यही सब आगे पढ़ेंगे। लिखा है, 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है, आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। तो इसमें एक एक करके समझाया जा रहा है। सबसे पहले जानेंगे जल वाष्प के बारे में। लिखा है, हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जब आप ठंडा पानी गिलास में भरते हैं तो गिलास की जो सतह है उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। तो यही जल वाष्प होती है जो संघनित होकर ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। तो वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। अब लिखा है कि वायु में ऑक्सीजन भी होती है। तो इसका क्रियाकलाप के द्वारा समझाया गया है कि वायु में ऑक्सीजन होती है। इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो लिखा है, अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाएं और उन्हें जला लें। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें। क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं? आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ गई क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती लगातार वायु मिलती रहती है। दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब इस मोमबत्ती को गिलास से ढक देते हैं तो इसमें जितनी भी ऑक्सीजन थी उतनी ही देर ये मोमबत्ती जलती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोमबत्ती को जलने में सहायता करती है और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो ये मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तो इससे पता चलता है कि वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अब लिखा है नाइट्रोजन, यानी कि वायु में नाइट्रोजन भी होती है। तो इसके लिए क्रियाकलाप नहीं दिया गया है, ऐसे ही इसको पढ़ेंगे। लिखा है, मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है? यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होता नाइट्रोजन कहलाता है। तो नाइट्रोजन होती है 78 यानी 78% और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। अब लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो लिखा है, एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। अब लिखा है धूल तथा धुआं, यानी कि वायु में धूल और धुआं भी होता है। लिखा है ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में
लंबी चिमनियाँ देखते हैं। ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। तो वायु में धूल कण होते हैं, इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप लिखा है विद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए, सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखिए। आपने ऐसा देखा होगा जरूर, ऐसा प्रयोग, और धूल के कणों को भी देखा होगा। तो आप क्या देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं। ये कण क्या हैं? यही धूल के कण होते हैं जो सूर्य की किरणों में चमकते हुए दिखाई देते हैं। आगे लिखा है अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं वो इसीलिए हैं कि वायु में जो धूल कण हैं वो हमारे शरीर के अंदर न जा पाएँ। आगे लिखा है क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो धूल कण होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प, धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होती हैं। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ये है 78% है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर 99% भाग वायु का बना लेते हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैसें होती हैं। तो वायु के बारे में पढ़ लिया, उसमें क्या क्या होता है ये भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। यानी कि जो जीव पानी में रहते हैं और मिट्टी में रहते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए छोटा सा क्रियाकलाप है, उसको पढ़ना पड़ेगा। लिखा है किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए। आप लोगों ने सभी ने ये किया होगा क्रियाकलाप। इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। तो आपको कुछ इस तरीके से हल्के छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे, बुलबुले। और ये क्या है, ये तली में ऐसे चिपके हुए छोटे छोटे से बुलबुले दिखाई देते हैं। आगे लिखा है ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। यानी पानी में जो वायु घुली है वह बुलबुलों के रूप में बाहर आने लगती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 5 और 6 में पढ़ा कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पानी में ऑक्सीजन घुली होती है। जब उसको गर्म करते हैं तो बुलबुलों के रूप में ये तली में चिपकी हुई दिखाई देती है। जब और गर्म करते हैं तो जलवाष्प में पानी परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। आगे लिखा है जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इन्हें श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है, तो उसको पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप पढ़ के मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि ये याद हो जाते हैं आसानी से। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपको याद आ जाएगा कि इसको इस क्रियाकलाप से समझाया गया था, ऐसे ऐसे करना था, तो इससे समझ में आ जाता है। इसलिए इनको पढ़ लेते हैं जो आवश्यक है। तो लिखा है एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए, अवलोकन कीजिए कि क्या होता है।
क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु है। तो सूखी मिट्टी लेनी है, पानी में उसे डालना है, कांच का गिलास लेना है, उसमें डालना है, तो आप देखेंगे कि मिट्टी से बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद या छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। यही कारण है कि केंचुए भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? तो इसका कारण है पौधे। पेड़ पौधे जो होते हैं वे ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। तो इसी के बारे में आगे लिखा है कि सभी जीव जंतु जब ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं पर ये समाप्त क्यों नहीं होती। तो इसी के बारे में लिखा है अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम यह अनुभव करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? ये पवन चक्की होती है इस तरीके से। तो लिखा है वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वायु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो आज का लेसन बहुत ही अच्छा था। वायु से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस लेसन से ही पूछा जाएगा। इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं उन सब के बारे में बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लास 6 की बुक का लास्ट चैप्टर था। अब मिलेंगे क्लास 7 की बुक के साथ। उसमें साइंस का जो पहला चैप्टर होगा उसको पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।